सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक मुद्दों और आप श्रोताओं से जुड़े अहम विषयों पर बात और संवाद करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। इस बार के हमारे खास कार्यक्रम में बात एक ऐसे विषय की जो किसी की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी किसी दूसरी ज़िंदगी को बचाने का मौका देता है। वो है अंगदान। भारत में इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। इन दोनों का ही मकसद अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाना है और लोगों के मन में मौजूद भ्रम को दूर करना है। लेकिन आज भी कई लोगों के मन में सवाल है, कौन अंगदान कर सकता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, परिवार की इसमें भूमिका क्या है और एक व्यक्ति के अंगदान से कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो श्रोताओं, इन्हीं सब सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञों से। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही वरिष्ठ संयुक्त संचालक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर राकेश भार्गव। आप शिशु रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ सदस्य हैं मध्य प्रदेश अंगदान सलाहकार समिति के। डॉक्टर साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सभी को नमस्कार। पहला सवाल डॉक्टर तिवारी मैं आपसे करना चाहूँगी कि सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को समझाएं कि अंगदान आखिर क्या होता है और एक व्यक्ति के अंगदान से कितने लोगों की ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अंगदान की तो 2 तरह के दान, एक तो अंगदान और दूसरा ऊतक या टिश्यू को भी हम दान कर सकते हैं। इसी तरह से हम लाइव डोनर यानी कि जिंदा रहते हुए कुछ अंगों को दूसरे अपने संबंधियों को दान कर सकते हैं और साथ में मृत होने के बाद, जिसमें ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन डेड होने के बाद और कुछ ऊतकों को इवन नेचुरल डेथ के बाद भी दान कर सकते हैं। तो अगर हम बारी बारी से बात करें, जैसे कि हम देखें, सबसे कॉमनली अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि किडनी डोनेशन या जो हमारा रीनल डोनेशन है वो बहुत कॉमन होता है और उसमें हम कोई भी एक हेल्दी व्यक्ति जो है अपने रिश्तेदार को एक किडनी दे सकता है, क्योंकि हम एक किडनी के साथ काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऊतक भी ऐसे होते हैं जो आम तौर पर डोनेट होते रहते हैं, जैसे कि अस्थि मज्जा है। ऐसे लोग जिनको ब्लड कैंसर है और उनको ज़रूरत है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, तो नॉर्मल आदमी भी दे सकता है, क्योंकि अस्थि मज्जा फिर से वो डेवलप हो जाती है। इसी तरह से जो लीवर का पार्ट होता है, लीवर का एक पार्ट या लंग का एक लोब हम डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि लीवर रीजनरेट हो जाता है, लंग रीजनरेट नहीं होता, पर एक छोटे लोब से हमारी जो कैपेसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो बात की हमने जो हम अपने रिश्तेदारों को या जिंदा रहते हुए कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है जो आम तौर पर चर्चा में विषय रहता है कि ब्रेन डेड जो लोग होते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी सांस तो नहीं रुकी है पर उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है और कोई ये उम्मीद नहीं है कि अब वो ब्रेन दोबारा काम कर सके। तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं, ऐसे ऊतक हैं जिनका दान किया जा सकता है, जैसे कि हार्ट, जैसे कि लंग, जैसे कि लीवर, किडनी और इसके साथ साथ दूसरे जैसे कि इवन इंटेस्टाइन्स, स्किन और दूसरे जो इवन ऊतक रहते हैं, टिश्यूज, उनका भी दान इसमें संभव है। तो ये दोनों ही तरह से हम कर सकते हैं। नेचुरल डेथ अगर होती है तो उसके बाद भी हम कॉर्निया यानी जिसको आई डोनेशन करते हैं उसका दान कर सकते हैं। तो यह व्यक्ति पर, उसके परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है और ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। तो इसीलिए हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने डॉक्टर से संपर्क करके अगर दान करना चाहता है तो वो दान कर सकता है। जी, ब्रेन डेथ की आप बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राकेश, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि लोगों को अक्सर ब्रेन डेथ और सामान्य डेथ में अंतर ही समझ में नहीं आता कि क्या है वो। तो ब्रेन डेथ क्या होती है और ऐसे मामलों में थोड़ा और विस्तार से बताएं कि अंगदान कैसे संभव है। देखिए, एक तो जैसे सामान्य डेथ होती है
घर में चाय पीते हुए या कुछ भी कोलैप्स हो गए, कार्डियक अरेस्ट हो गया और डेथ हो गई। ऐसा हॉस्पिटल में भी हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से। और एक होता है ब्रेन डेड, जो यूजुअली 90% केसेस होते हैं एक्सीडेंट के, क्योंकि उसमें अक्सर जो है हेड इंजरी होती है जी। तो उस कारण से वो पेशेंट ब्रेन डेड हो जाते हैं, सिर में चोट लगने के कारण। और ब्रेन डेड पेशेंट की ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। कोमा पेशेंट एक होते हैं जो 1 साल 2 साल 10 साल बाद भी वापस जीवन आ सकता है, लेकिन ब्रेन डेड पेशेंट मीन्स इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, जो अब ठीक नहीं होगा। ब्रेन डेड जब पेशेंट होता है तो जैसा भी प्रभाकर सर ने बताया, उसमें सभी अंगों का, सभी ऊतकों का, सब कुछ, हड्डी, नसें, वॉल्व, हार्ट वॉल्व भी इवन सब कुछ डोनेट हो सकता है उस समय की परिस्थिति अनुसार। जब पेशेंट ब्रेन डेड होता है तो वो, कई लोग बोलते हैं कि हमें तो ये बीमारी है, ये बीमारी, उससे कुछ नहीं होता। मृत्यु के समय वो डॉक्टरों की टीम ये निर्णय करती है कि इनके कौन कौन से अंग हमारे काम आ सकते हैं और कौन कौन से टिश्यू हमारे काम आ सकते हैं। उन सब अंगों का दान किया जा सकता है। अगर उस समय जैसे उनके सभी अंग अच्छे हैं, लंग्स भी है और हार्ट भी है, तो उस समय हमें उस पेशेंट का मिलना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम बॉम्बे, दिल्ली या जहाँ भी लाइन अप करते हैं कि अगर वो पेशेंट नहीं अवेलेबल होता तो फिर उनके उन अंगों का दान नहीं लिया जाता। आपसे ही एक सवाल आगे और करेंगे डॉक्टर साहब कि अक्सर सुनने में आता है कि किसी मरीज को समय पर अंग नहीं मिलने के कारण उसकी जान चली जाती है। तो हमारे देश में अंगों की ज़रूरत और उपलब्धता के बीच कितना बड़ा अंतर है? बहुत ज़्यादा। देखिए, हर महीने सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे प्रभाकर सर ने बोला था कि किडनी, लिवर हम अपने भाई बहनों को दे दें, माता पिता को, परिवार को दे दें, लेकिन आप ये सोचिए जो 5 साल पहले हार्ट की अवेलेबिलिटी 40,000 थी वेटिंग लिस्ट, वो हुई 83,000। तो हार्ट तो हम एक दूसरे को नहीं दे सकते ना, हमारा बेटा हो, माँ हो, पिता हो, कितना ही प्यारा हो, दे ही नहीं सकते ना। कॉर्निया भी नहीं दे सकते हम। तो लंग्स भी इस तरह से देना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो इस कारण से जैसे जो है धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे हम छोटी सी बात करें, हमारी रिक्वायरमेंट है 10 लाख आई डोनेशन की, लेकिन हम 50,000 भी नहीं कर रहे, तो वो तो बैकलॉग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। ऐसी किडनी में जरूर बढ़ा नहीं है, इसलिए कि वो परिवार वाले एक दूसरे को दे देते हैं या लेबर भी दे देते हैं, पर बाकी चीज़ों में तो परेशानी है, अंतर ज़्यादा है। जी जी। डॉक्टर तिवारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आम लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि कौन व्यक्ति अंगदान कर सकता है और उसकी उम्र या किसी बीमारी की वजह से अंगदान नहीं कर सकता, ऐसा भी कुछ है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे अभी डॉक्टर राकेश भार्गव ने आपको बताया, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपकी इच्छा। जी। अगर आप में इच्छा है, आप चाहते हैं कि अंगदान करना चाहते हैं और आपकी मृत्यु के बाद भी आंखें किसी को देख सकें, आपका हार्ट किसी में चल सके, आपका लीवर किसी का टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर सके, तो आप सिर्फ अपनी इच्छा व्यक्त करिए। डॉक्टरों की टीम ये डिसाइड करेगी आपके कौन से ऑर्गन्स, कौन से टिश्यू लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ भी है। अंगदान तो एक चीज़ है जिसमें हम जिंदा लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, इसके साथ साथ आपने सुना होगा देह दान भी इसमें किया जाता है, जिसमें बॉडी जो है वो रिसर्च के काम आती है। तो अगर हमारी इच्छा है तो हम अपने शरीर का प्रत्येक भाग किसी न किसी तौर पर इस समाज के लिए, जिसने हमें इतने साल तक जिंदा रखा, जिसने हमें इतने साल तक इज्जत बख्शी, उसको हम कुछ ना कुछ तो दे सकते हैं। तो रादर देन इसके कि हम ये सोचे कि कौन सी उम्र के लोग अंगदान कर सकते हैं, कौन सी बीमारी के होते हुए या ना होते हुए अंगदान कर सकते हैं, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम अंगदान करेंगे या ना करेंगे। और अगर हमने ये तय कर लिया है, हमने अपने परिवार के सदस्यों को ये कम्युनिकेट कर दिया है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी देह को या मेरे अंगों को दान कर देना, तो आप निश्चित मानिए कि बाकी तो डॉक्टरों की टीम का काम है कि आपके कौन कौन से अंग उपयोगी हैं और वो किसी और की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए काम लिए जा सकते हैं। कुछ और भी गलतफहमियां लोगों के मन में हैं डॉक्टर तिवारी कि मसलन क्या अंगदान के बाद शरीर के साथ अंतिम संस्कार में कोई दिक्कतें आती हैं परिवार को, या इससे शरीर की गरिमा कुछ प्रभावित होती है? तो ऐसा, इसको लेके आप क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? भी नहीं है। यहाँ तक कि जो सबसे कॉमन होता है आई डोनेशन, आई डोनेशन में कई लोग इसलिए घबराते हैं कि अरे चेहरा तो सभी देखते हैं, कैसा दिखेगा। आप सब जानते हैं आंखें बंद रहती हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि उस व्यक्ति की आंखें डोनेट की गई हैं। इसी तरह से जब ऑर्गन रिट्रीवल किया जाता है तो ऑर्गन रिट्रीवल के बाद जो बॉडी है उसको उसी तरह से रिपेयर किया जाता है जैसे कि किसी जिंदा व्यक्ति की बॉडी को ऑपरेशन के बाद रिपेयर किया जाता है।
तो आप अगर किसी को भी अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे हैं तो शायद दूसरे लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा जब तक आप नहीं बताएंगे कि इनके ऑर्गन्स डोनेट किए जा चुके हैं। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स की जो टीम है वो शरीर की मर्यादा का पूर्णतः ध्यान रखते हुए और जिससे लोगों को किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति में नहीं रहे, ये काम किया जाता है। तो आप बिल्कुल भी जो भी हमारे बंधुवर्ग करना चाहते हैं ऑर्गन डोनेशन, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गन जबरदस्ती रिट्रीव किया जाता है। उस परिवार की, उस व्यक्ति की पूर्णतः सहमति के उपरांत ही लिया जाता है और उससे जो बॉडी की मर्यादा है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। वही ब्रेन डेथ की बात हो रही थी कि अचानक में अगर ब्रेन डेथ हो जाती है तो उस समय परिवार को अंगदान के बारे में क्या फैसला लेना होता है या डॉक्टर से किस तरह से वो अपनी मदद ले सकते हैं? डॉक्टर राकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे जब भी कोई ऐसा पेशेंट होता है सीरियस कंडीशन में जी, और डॉक्टर से जब उनको मरीज़ों को बताते हैं कि अब इनके बचने की उम्मीद नहीं है जी, किसी भी कारण से हो, तो कभी कभी हमें मरीज़ के परिजनों का भी फ़ोन आता है कि सर डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, अब इसमें आप कुछ अंगदान हो सकते हैं क्या? तो हम उनसे जाके बात करते हैं, डॉक्टरों से उसका मरीज़ की कंडीशन जानते हैं, कैसा क्या स्थिति है। फिर उनको मरीज़ों को हम जो भी कंसेंट वगैरह लेते हैं और उनको एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं, पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में हो उसको हमें ऐसे ब्रेन डेड पेशेंट को सहमति के बाद ट्रांसप्लांट सेंटर में शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट रिट्रीवल हर किसी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। तो वहाँ शिफ्ट करते हैं। और एक और चीज़ अच्छी महत्वपूर्ण मैं बता दूं, जब मरीज़ को कंसेंट के बाद शिफ्ट किया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उस मरीज़ को एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। और शिफ्ट करने के बाद फिर जो भी प्रक्रिया होती है वो हम शुरू करते हैं और जो रिसिपिएंट है उनको इन्फॉर्म करते हैं, अपनी टेस्ट होता है, डॉक्टरों की टीम डिक्लेयर करती है, सब नियमानुसार, जो सरकारी नियमानुसार ही होता है। डॉक्टर तिवारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोग, अभी आपकी भी अपील हुई और वैसे भी सुनने में आता रहा है, तो इसलिए अंगदान करना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि अंगदान करने की प्रक्रिया क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, तो उस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, दोनों तरह की चीज़ें हैं। हमारा जो एक नोटो का साइट है, आप अगर कुछ ना करेंगे, आजकल तो सब चीज़ें गूगल पर अवेलेबल है, आप सिर्फ नोटो डालेंगे, आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं हमारी नेशनल अथॉरिटी के साथ, वो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी। और यदि आप यह भी नहीं करना चाहते हैं, मेरा तो सबसे जो आसान कहना, आप अपने परिवारजनों को इन्फॉर्म करके रखें कि जब भी ऐसा कुछ हो अपने निकटस्थ डॉक्टरों को इन्फॉर्म कर दें। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अगर आप देखें तो डॉक्टर राकेश भार्गव और इनकी टीम ने सबसे पहले जो जागरूक करने का काम किया, वो हमारे जो आईसीयू और दूसरे डॉक्टर्स थे उन्हीं को ही बताने के लिए कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाए। तो अगर आप साइट पर जाकर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले साल जब इसका अभियान चला था तो हमारे भोपाल ज़िले के लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंगदान के प्लेस लिए थे। तो उस पर जाकर कर सकते, और नहीं तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स इतने अवेयर हैं कि आप अपनी इच्छा भी उन तक व्यक्त करेंगे तो निश्चित तौर पर ऑर्गन डोनेशन कहाँ किया जा सकता है, ऑर्गन डोनेशन के बाद रिट्रीवल कैसे होगा। जैसे कि नॉर्मल डेथ से, तो नॉर्मल डेथ के बाद आई डोनेशन अगर करना चाहते हैं तो इवन घर पर रिट्रीवल हो सकता है, कहीं पर बॉडी को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अंगों के लिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बॉडी को अस्पताल शिफ्ट करना पड़ता है, या ब्रेन डेड पेशेंट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना पड़ता है जहाँ पर ऑर्गन रिट्रीवल की सर्विसेज उपलब्ध हों। और इसके बाद में अगर ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आजकल तो हमारी सरकार ही इसमें बहुत मददगार है कि न केवल एक शहर से दूसरे शहर बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए सरकार मदद करती है। तो सबसे बड़ी बात कि आप जाकर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और साथ में आप जो हमारे बहुत सारे लोग, जैसे डॉक्टर राकेश भार्गव की संस्था भी काम करती है जो ऑर्गन डोनेशन के फिजिकल फॉर्म भरवाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऑर्गन डोनेशन के फिजिकल फॉर्म भरवाती हैं। पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसका कम्युनिकेशन जो हमारे निकट संबंधी हैं, हमारे प्रिय संबंधी हैं, उनको हो, जिससे कि जब ज़रूरत पड़े तो वो ट्रीटिंग फिजिशियन को इसको कम्युनिकेट कर सके। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ
जैसे आप जैसे सर ने बोला नोटो पे ऑनलाइन आप रजिस्टर जरूर करें, पर साथ में लोकल बॉडी, आप कहीं भी रहते हो, हमारी टीम पूरा हिंदुस्तान में लाइन अप करती है। आप कहीं भी रहते हो, लोकल बॉडी में, एनजीओ में रजिस्टर करना इसलिए अच्छा रहता है कि हमारी तरह जैसे हम हर साल कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उनको बुलाते हैं, तो उनके परिवार वाले और मोटिवेट होते हैं जी, वही मैं तो इसलिए लोकल बॉडी में इन्फॉर्म करने से अच्छा रहता है, क्योंकि वो लोकल आप 1 मिनट फ़ोन करेंगे तो वो फटाफट सारी चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट कर देंगे। जी, तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अभी जैसे तिवारी सर ने बताया कि कुछ प्लेज भी लेते हैं हर बार अभियान में, हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, तो इस बार का कुछ नया थीम जो चुना गया है उसके बारे में भी आप बताएं, और किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को, और कुछ उसमें क्या खास करती है आपकी संस्था? जैसे हम आपके सहयोग से, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन और इसमें सोशल मीडिया और ये हमारा मीडिया वाले जो अखबार वाले हैं, आप लोगों की मदद से इसमें बहुत हमें मदद मिली, क्योंकि जब 11 साल पहले हमने शुरू किया तो पेपर की न्यूज़ पढ़ के या दूरदर्शन के प्रोग्राम में लोग छतरपुर और सीतापुर दूर दूर से फ़ोन करके पूछते थे, तो उससे अवेयरनेस तो डेफिनेटली आपकी मदद से बढ़ी। और हम जो कार्यक्रम करते हैं तो उसमें क्या होता है, म्यूज़िकल इवनिंग या कोई फेलिसिटेट जिन्होंने कर दिया उनका सम्मान, या जो जिन्होंने प्लेज किया है उनको बुलाते हैं, तो उनको एक फीलिंग आती है। सोचिए जिनको हम 10 साल पहले अंगदान हुआ था उनको हर साल हम साल में 2 बार बुला के फेलिसिटेट करते हैं। हॉस्पिटल वाले बुलाते हैं या कभी सरकार की तरफ से, या हम तो हर साल करते हैं। तो एक आप सोचिए, अदरवाइज हमारे परिवार में हमारे दादा दादी परदादा कब किसकी डेथ हो गई किसको मालूम, जी जी, पर एक अनजान आदमी को आपका कितने लोग उसको हर साल याद करते हैं जो अंगदान करके गया। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार का थीम जैसे स्टोरीज ऑफ होप, गिफ्ट्स ऑफ लाइफ। जी जी, तो इसको लेके आप बताना चाहेंगे, इसका ये थीम हम जब चुनते हैं तो क्या सोच के ये थीम चुने जाते हैं? क्या होता है, जैसे हम अगर अब यूरोप अमेरिका की बात करें तो हम उनसे 100 गुना पीछे हैं। हम अपने साउथ का, तेलंगाना, चेन्नई, गुजरात से 20 गुना पीछे हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, और मतलब वहाँ पे लोगों का एक बात समझ में आ जाती है कि यार ये किसी को मरने के बाद भी किसी की मदद होगी, तो वो आसानी से जल्दी प्लेज करते हैं और जल्दी परिवार सहमत होता है। पर हमारे यहाँ बड़ा दिक्कत परेशानी आती है कि वो 4 सवाल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा, एक तो उनके मन में ये भी भाव रहता है कि मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये डॉक्टर साहब मुझे क्या समझा रहे हैं। फिर समझ में आ भी गया तो मैं, अच्छा शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा, या मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा, फिर बताऊंगा आपको। बोले आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी सहमति थोड़ा सा मुश्किल होती है। डॉक्टर तिवारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अंगदान का संकल्प लेना चाहता है तो उसे आज से ही ऐसा क्या करना शुरू करना चाहिए, और अपने परिवार को इस बारे में किस तरह से बताइए, कितना ज़रूरी है कि वो अपने परिवार से सलाह भी करे और फिर किस तरह से उनसे बात करे? देखिए, सबसे ज़रूरी इसलिए है अपने परिवार के सदस्यों से सलाह की, क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का काम है वो तो हमारे परिवारजन ही रहेंगे। मैं तो उस समय रहूँगा ही नहीं। तो मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता है कि अपने परिवार के सदस्यों को सिर्फ इतना बताना ही काफ़ी है कि मैं अपनी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहना चाहता हूँ, और अगर आप लोग भी ये चाहते हो कि मुझे किसी रूप पर याद करो और अच्छे तौर पर याद करो, तो मेरे जितने अंग हो सके उतने दान कर दो। क्या तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी जो सिर्फ मृत्यु के बाद मिट्टी में समा जाता है, अगर वो अपने अंग दान करता है तो न केवल, कभी कभी डिपेंड करता है कि हम कितने अंगदान कर पाएंगे, तो दर्जन भर लोगों तक को हम अपने ऑर्गन्स और टिश्यू के माध्यम से किसी न किसी तरह फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ब्रेन डेड अगर हम बात करते हैं तो लगभग हर ऑर्गन और टिश्यू, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, और टिश्यूज़ में चाहे वो बोन मैरो हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो खुद बोन ही को ना हो, वो सारी की सारी चीज़ें दान किया जा सकता है। इवन टेंडन्स एंड मसल्स तक दान की गई हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमने अपने लिम्ब ट्रांसप्लांट, जैसे पूरा के पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया, इस तरह की चीज़ें भी हम लोगों ने देखी हैं। तो अगर हम देखें तो शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो ट्रांसप्लांट न किया जा सके। बस ज़रूरत एक और चीज़ की है कि हमें उस चीज़ के लिए, जैसे अगर हम हाथ का ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो हमारे पास वो पेशेंट भी होना चाहिए। वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल तभी होगा जब उसकी ज़रूरत भी हो। जैसे कि अभी डॉक्टर
जैसा आपने बताया कि हार्ट के लिए, लंग के लिए, लीवर के लिए एक लंबी लिस्ट है। बहुत सारे ऐसे भी टिश्यूज़ हैं जिनके लिए कोई लिस्ट नहीं है, पर उस समय उनकी नीड हो सकती है। तो जैसा कि नोटो या सोटो यानी कि जो हमारा नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे देश में और ज़रूरत पड़ने पर इवन इंटरनेशनली भी इंफॉर्मेशन वो डिसेमिनेट करता है कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो ये ऑर्गन डोनेशन के लिए उपलब्ध है। और उसमें से जो भी ऑर्गन लोग अस्पताल जुड़े हुए हैं वो क्लेम करते हैं। नेचुरली जो क्लेम्स हैं वो जो अस्पताल में पेशेंट है उसका क्लेम सबसे पहले होता है, बट इसकी सारी प्रक्रियाएं निर्धारित हैं और अगर टाइमली इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होती है तो सारे ऊतकों का उपयोग हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक व्यक्ति जो इस दुनिया से जा रहा है वो बहुत सारे लोगों के रूप में और भी आगे जिंदा रह सकता है। और जैसा आपने बताया कि अभी जो हमारा नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे था, इसीलिए उसकी थीम भी यही थी, अंगदान करो जुग जुग जियो। जी जी जी। तो मरने के बाद भी अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो नेचुरली अंगदान से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, जैसे अभी अंगदान की बात हुई तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो प्रिजर्व किए जा सकते हैं। देखिए, आमतौर पर ये प्रिजर्वेशन टिश्यूज़ का ज़रूर होता है, जैसे आंखें वगैरह की, बट कुछ ऐसे भी हैं नेचुरली। आप देखिए, कोई भी अंगदान के लिए ज़रूरी है कि वो वाइबल रहे। इसीलिए जब हम ब्रेन डेथ की बात करते हैं तो उसके साथ में कार्डियक डेथ की बात भी करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद हम ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसमें हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है। बट एक बार हार्ट डेथ के बाद, हार्ट बीट रुकने के बाद जो है वो टाइम और कम होता जा सकता है। तो अगर हम देखें तो जैसे हार्ट है उसको हमको 4 घंटे के अंदर करना पड़ता है, लीवर है इनको जल्दी करना पड़ता है, बट कुछ जैसे कॉर्निया है इनको हम कुछ समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं। इवन क्रायो प्रिजर्वेशन के तौर पर है इनको लंबे समय भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जी जी जी। डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर कई लोगों को डर रहता है कि अंगदान के नाम पर अंगों की खरीद फरोख्त या किसी तरह की गड़बड़ियां भी हो जाती हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? 100% पारदर्शी है। इसमें जब कोई अंगदान करता है तो ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सा ऑर्गन किस हॉस्पिटल को मिलेगा। तो वो हॉस्पिटल वाले अपने जो नोडल ऑफिसर होता है अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उस शहर का, जैसे भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ की डीन उसकी हेड होती है। उनके पास उन सारे मरीजों की लिस्ट होती है जो रिसिपिएंट हैं, उनको रजिस्टर, हर हॉस्पिटल को अनिवार्य है उनको रजिस्टर करना अपने लोकल ऑफिस में। जब वो हॉस्पिटल अपने पेशेंट का नाम भेजता है कि हम इसका ये किडनी इसको ये ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, हमें ये किडनी यहाँ से मिलने वाली है, तो वो हेड जो है डीन उस लिस्ट में देखती हैं कि इनका नाम सबसे पहले है, दूसरे नंबर पे कि तीसरे नंबर पे। अगर उनका नाम नीचे है दूसरे नंबर पे तो वो पूछती हैं कि 1 नंबर को आपने क्यों नहीं बुलाया। तो वो इस डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कि वो फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं किया या उनका मैसेज आए कि वो कहीं बाहर हैं, वो पहुँच नहीं सकते भी 24 घंटे या जो भी टाइम पे। तो ये पूरा नियम अनुसार होता है। इसमें एक नियम होता है, कम से कम आपको 7 दिन पहले रजिस्टर होना जरूरी है, तभी आपको कैडेवरिक ऑर्गन डोनर मतलब मृत्यु उपरांत जो अंग मिलेगा तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके पहले अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको 100% नहीं मिल सकता। अच्छा, तो एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी बात हो रही है कि अंगदान जिन्होंने फॉर्म भर दिया है अंगदान का, और उनकी डेथ के कितने समय के अंतराल के अंदर अंदर परिवार को इन्फॉर्म करना होता है? देखिए, जब घर में डेथ होती है तो वो जितना जल्दी कर दें, पर इसमें अक्सर ना 1.5-2 घंटे निकल जाते हैं। ठीक है। इसलिए निकल जाते हैं कि एक तो जब किसी की डेथ होती है अचानक अगर हो जी जी, तो वो 1-2 घंटे तो थोड़ा सा परिवार को बुलाना, इन्फॉर्म करना, और उसमें थोड़ा मतलब एक डिप्रेशन में निकल जाता है। फिर कोई बताता है अरे इन्होंने तो नेत्रदान या अंगदान का वो लिया था संकल्प, तो फिर जब वो हमें फ़ोन करते हैं तो हमारे पास 5 से 6 घंटे का टाइम होता है। तो हम उनको बस ये बोलते हैं अगर आप नेत्रदान करना चाहते हैं या त्वचा दान तो वो घर से हो सकता है, आपको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेथ घर में हुई है तो फिर हम उनको बस ये बोलते हैं कि अगर आप जिस कमरे में वो हैं पेशेंट, उस कमरे का आप पंखा बंद कर दें और आंखों पे गीली पट्टी रख दें, ताकि 5 घंटे भी हो गए 6 घंटे भी तो वो नमी रहेगी तो कॉर्निया ख़राब नहीं होगा। और इसी तरह स्किन का होता है तो वो भी 5 घंटे तक भी अगर करें तो वो, और स्किन में एक अच्छी बात यह कि उसको 3 साल तक भी रख सकते हैं हम। हालांकि हमारे भोपाल में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि रोज़ अगर 3-4 लोग भी करें ना तो वो मतलब हर 1-2 दिन में उसका उपयोग हो जाए, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है।
हम चाहेंगे श्रोता इस बात को सुने और जागरूक हों। अंत में आप दोनों से ही हमारे श्रोताओं के लिए एक सीधा सा संदेश हम चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अंगदान के बारे में सोच रहा है तो वह अपने परिवार से ये बात कैसे शुरू करे और समाज में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हम सब अपने तौर पर क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे एक जो भ्रांति मैंने बात की ना कि हमारे शास्त्रों में नहीं है, और तो उसके लिए मैं एक ऋषि दधीची का बोलता हूँ कि देखिए, उन्होंने तो जब उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र देवता टीम के साथ आए कि हमें आपकी हड्डियों की ज़रूरत है जी। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने गुरु जी से पूछूंगा या विष्णु जी से पूछ के आता हूँ या मैं शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ा। तो अपने विवेक से निर्णय लेना होता है। तो एक दूसरी बात, जैसे हमारे संस्कार हैं कि हमें ये सिखाया जाता है कि आपका कर्तव्य पहले है जी। तो जैसे एक छोटी सी कहानी है, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस थे तो उनके 2 चेले थे, 150 साल पुरानी बात होगी। तो उनका नियम रहता है जैसे आश्रम में कि 4 बजे करना है, फिर 5 से योगा। तो 6 बजे वहाँ सामने गंगा नदी में 2 बच्चे डूब रहे थे। तो वो बच्चे चिल्लाए, तो उन्होंने कहा अभी तो सनराइज़ भी नहीं हुआ, अभी तो हमारा मेडिटेशन का टाइम है। वापस आंखें बंद कर ली। फिर गुरुजी आए, उनको डांटा, उनको कहा कि देखो, ईश्वर समाज सेवा, किसी की मदद का मौका हमें कभी कभी देता है। हम भाग्यशाली हैं अगर ईश्वर ने हमें ये मौका दिया तो आपके पास बाकी सारे काम, पूजा पाठ, मेडिटेशन, सब कुछ करने के लिए पूरी ज़िंदगी है। लेकिन जब ऐसा कर्तव्य समाज की सेवा के लिए किसी मौका मिले तो उसको सबसे पहले सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ के काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, परमात्मा सेवा हो सकती है, व्यक्ति फिर से नहीं आ सकता। सेवा का मौका फिर ईश्वर दे देगा होगा। मैं इसमें एक पुराना गोस्वामी तुलसीदास जी का ही उदाहरण दूंगा। उन्होंने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। हम अपने अंगदान द्वारा अनिश्चित काल तक जिंदा रह सकते हैं किसी न किसी रूप में, और मेरे ख्याल से किसी को नया जीवन देने से बढ़कर परहित और दान, क्योंकि हमारे कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो और ईसाई हो, दान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और स्वयं के अंग दान से बढ़कर शायद कोई दान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी समूह के हों, किसी भी दान के हों, हम वह परम दान करके जाएं कि दुनिया हमें याद रखे। जी बिल्कुल, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी से उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं की बहुत सी गलतफहमियां, भ्रांतियां दूर हुई होंगी। तो श्रोताओं, एक फैसला कई जिंदगियां, केवल एक फैसला नहीं बल्कि किसी को जिंदगी देने का दूसरा मौका है अंगदान, महादान। तो आइए हम सब अंगदान का संकल्प लें और मानवता के इस नेक कारवां का हिस्सा बने। देखिए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, 24/7 इस फ़ोन पे फ़ोन करके मदद ले सकते हैं या अपनी समस्या बता सकते हैं। फ़ोन नंबर नोट करिए, 9826017999 9826017999। आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार। सुर्खियों में